नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का GLCIS के ऑनलाइन MPPSC प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे थे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अगली कड़ी से शुरू करते हैं। यहाँ तक हम सभी लोगों का हो चुका था मूल अधिकारों का अभिप्राय, मूल अधिकारों की प्रकृति, ये तमाम पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए थे। फिर हम लोगों ने वर्गीकरण देखा था, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का किस तरह वर्गीकरण किया गया है। कुछ अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आ गए थे मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ठीक है, जहाँ से अब मूल अधिकार शब्द और अनुच्छेदों के तहत आपके शुरू होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों का प्रावधान। कहाँ से कहाँ तक क्या जिक्र है, किन अधिकारों की किस तरह की प्रकृति है, वे क्या करते हैं और उन पर प्रतिबंध किस तरीके से आरोपित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम एक एक आर्टिकल को सशब्द और विस्तार से देखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ठीक है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को कहा था कि मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 तक हैं, किंतु उसमें मौलिक अधिकार जो है वो 14 से शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो उसके पहले क्या है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा प्रदान की गई है। ठीक है, राज्य को परिभाषित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्यों की मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वे राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, राज्य की जनता प्रजा के विकास के लिए राज्य की निरंकुशता को रोका जाना चाहिए और रोका जाना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर व्यक्ति अपना भली भांति विकास अगर करना चाहता है या उसके विकास के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अगर करना है तो उसके लिए राज्य की निरंकुशता को रोकना पड़ेगा। क्योंकि राज्य के पास विधि बनाने की और दंड देने की दोनों की शक्ति है, तो वो विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति पर अतार्किक दंड भी लगा सकता है। ठीक है, साथ ही लगे हाथ मूल अधिकारों को इसी के संरक्षण में और इसे सुरक्षित रखने के लिए कैसा उसका नेचर मैंने आपको कल भी आप लोग बताया था कैसा दिया गया है, प्रत्याभूत। ठीक है ना, प्रत्याभूत प्लस वो न्यायोचित हैं। कैसे हैं वे? न्यायोचित हैं। ठीक है ना, कि इनके उल्लंघन पर आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं और ये क्या है, सिक्योर्ड है। ठीक है, गारंटेड है। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का प्रावधान है मौलिक अधिकारों के चैप्टर में, जिसे अंबेडकर साहब द्वारा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है ना, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा, किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 13 क्या करता है, विधि का आशय, किन किन नियमों, उपनियमों, कानूनों को क्या माना जाएगा? विधि माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर आपको कहा कि राज्य के पास क्या है, विधि बनाने की शक्ति है। विधायिका के पास क्या है, विधि बनाने की शक्ति है, जिसके तहत आपका केंद्रीय स्तर पर आपकी संसद और राज्य स्तर पर क्या गया, आपके राज्य विधान मंडल। ठीक है, तो इसको परिभाषित करना आवश्यक था। मूल अधिकारों एवं पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव होने पर, ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं मूल अधिकारों की श्रेणी भी है और भी कुछ संवैधानिक प्रावधान है, तो मूल अधिकारों एवं पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव होने पर मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेते हैं। कहने का मतलब, पूर्व संवैधानिक विधियों में अगर कोई प्रावधान है और मूल अधिकारों में प्रावधान है, मूल अधिकारों के प्रावधान है, पूर्व संवैधानिक विधियों के किसी प्रावधान के द्वारा अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकार उसे ढक लेते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि मूल अधिकार ज्यादा आवश्यक हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मूल अधिकार उसको ढक लेते हैं। इसका जिक्र कहां है? अनुच्छेद 13 का आई। ठीक है, या फर्स्ट क्लॉज, राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं होगा जो भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में वर्णित मूल अधिकारों के विरुद्ध हो या प्रतिकूल हो या उसके अगेंस्ट हो, ऐसी किसी भी विधि का निर्माण राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और कौन करेगा? आपकी न्यायपालिका। ठीक है, क्या करेगा और कौन करेगा इसको? न्यायपालिका इसे क्या कर देगी? असंवैधानिक या शून्य घोषित कर देगी। ठीक है ना, तो किसी भी विधायिका द्वारा बनाई गई विधि या कानून का परीक्षण करने का या समीक्षा करने का अधिकार किसके तहत मिलता है? अनुच्छेद 13 के तहत। किसको मिलता है? सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे क्या है, अगले पॉइंट्स में देखते हैं।
इन विधियों में ये जो लॉज हैं आर्टिकल 13 के तहत, जिन्हें कानून या विधि जिन्हें कहा गया है, इन विधियों में क्या क्या आते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश भी क्या होता है? अध्यादेश भी अपने आप में विधि होती है, ठीक है ना, लेकिन ये अपने आप में एक इमरजेंसी लॉ की तरह होता है। इमरजेंसी आपातकाल वाला नहीं, बल्कि विधि बनाने के लिए कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए कि जहां विधि बनाना आवश्यक है और संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन अपने कार्यकाल में ना हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी पूरी तरीके से बंद पड़ा हो। उपनियम, नियंत्रण और अधिसूचना भी सम्मिलित है, ठीक है। राज्य विधानसभा अथवा भारतीय क्षेत्र में किसी भी अधिकारी द्वारा निर्मित विधियों को भी इनमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। संसद तो है ही, राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा है, और राज्य की परिभाषा के तहत आने वाले सभी लोग जिन्हें हम लोग राज्य की परिभाषा के अंदर मानते हैं, ठीक है, अब वो राष्ट्रपति से लेकर गांव का ग्राम सचिव भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे जमीनी स्तर का प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है। इसका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 13 का 3rd क्लॉज, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद कौन सा? 13 जोड़ा गया, 13(4) जोड़ा गया। क्या कहा गया इसमें? 13(4) जोड़ा गया। इसके अनुसार इस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान 368 में किस बात का प्रावधान है? संविधान में संशोधन का। संविधान में किसी भी तरह के बदलाव को क्या कहा जाता है? संवैधानिक संशोधन कहा सकता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, मतलब कोई चीज हटाना भी संविधान संशोधन है और कोई चीज जोड़ना भी संविधान संशोधन है, ठीक है। तो वर्णित प्रावधान अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति के अंतर्गत किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। ऐसा प्रावधान किस में किया गया? 24वें संविधान संशोधन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 13(4), ठीक है। इसके अनुसार इस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान 368 संविधान का संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधि और सामान्य विधि अलग अलग है, ठीक है। 368 और सामान्य विधि दोनों अलग अलग है, ठीक है। आई बात समझ में? हमारे यहाँ दो तरह के बदलाव होते हैं, एक सामान्य विधि का निर्माण करना और एक संविधान में संशोधन करना, ठीक है। आई बात समझ में? तो दोनों चीजों में फर्क है। आगे आपको ये तमाम चीजें और विस्तृत रूप से देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अनुच्छेद के माध्यम से एक एक आर्टिकल बाय आर्टिकल हम लोग शुरू करते हैं और उसके तमाम प्रावधान, प्रोविजन, अपवाद, सभी चीज देखते हैं। चलो यहां से शुरू होते हैं आप लोग के मूल अधिकार। मूल अधिकारों का सबसे पहला अधिकार अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? कहने का अर्थ संविधान में इसका प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 14 क्या करता है? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में व्यक्तियों को विधि के समक्ष मतलब उसके सामने समानता एवं विधि का समान संरक्षण, जो विधि आपने दी है या जिस व्यक्ति को आपने विधि के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका संरक्षण भी समान रूप से होना चाहिए, ठीक है ना। असमानता से किया गया संरक्षण अपने आप में विषमता पैदा करेगा, ठीक है। कहने का अर्थ ये कि समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ये क्या करता है? आर्टिकल 14 अपने आप में दो भागों में बंट गया। एक क्या है? समक्ष समानता की बात करता है, किसी के सामने, ठीक है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसके समक्ष। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, किसका? विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? थोड़ा सा नैरो, एक संकुचित प्रावधान है, यह इसकी संकुचित व्याख्या है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम सभी लोग समान नहीं हैं और उसके बावजूद भी समाज ने या व्यक्तियों ने, लोगों ने अपने आप में कई सारी विषमताएं पैदा कर रखी हैं, ठीक है। गरीब अमीर के साथ विभेद होना, जातिगत आधार पर विभेद होना, धार्मिक आधार पर इसे विभेद होना, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब सभी लोग समान है ही नहीं तो सभी लोगों को एक साथ या एक जैसा ट्रीट अगर किया जाएगा तो क्या है? वो इसकी संकुचित व्याख्या है। ये क्या है? उसकी वृहद और विस्तृत व्याख्या है, जिसमें क्या किया जाता है? व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता हो। माना कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के लिए एक रेस कंडक्ट की और उस रेस कंडक्ट करने में हमने एक जवान व्यक्ति, एक महिला, ठीक है, एक बूढ़ी महिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति और छोटा बच्चा, सभी लोग को एक साथ अगर रेस में दौड़ाया गया
तो सीधी बात है सभी लोग अलग अलग समय पर पहुंचेंगे, सभी लोगों की प्रकृति अलग है, सभी लोगों की परिस्थिति अलग है। तो इन परिस्थिति और प्रकृति के अनुरूप लोगों के साथ क्या किया जाए, विधियों का समान संरक्षण किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर इसका पहला क्लॉज डिटेल में देखते हैं। आप सीधे मेंस में आपके इसमें आपको क्या आ सकते हैं, इसमें आपका 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं, या 5 नंबर में ये भी आ सकता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो दोनों देख लीजिए और आप इसको उत्तर लिखने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, सभी व्यक्ति के विधि के समक्ष समान होंगे। ठीक है, ठीक है ना, एक जैसी विधि बनाई जाएगी, संसद जब विधि बनाएगी तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, इस आधार पर विधि बनेगी। और यहां पर बिफोर द लॉ, ठीक है ना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहने का अर्थ है न्यायपालिका, उसके समान सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता की संकल्पना का अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं है। ठीक है, यहां सभी लोगों को समान समझा जाएगा। मैं आपको इसके अपवाद बताऊंगा, ठीक है ना, और अपवाद के कुछ आधार रहेंगे। जैसे कि अपवादों के अंदर हम विधायक, सांसद, राज्यपाल और राष्ट्रपति और भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ जैसे राजदूत वगैरह होते, ठीक है ना, विदेशी मेहमान। अब यहाँ पर उनको इसके पीछे कारण ये नहीं है अगर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार दिए गए हैं या कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि वहाँ पर सभी लोग एक समान होते ही नहीं हैं। अगर राष्ट्रपति भी अगर आपके ट्रैफिक में फंसा हुआ है, इंतजार कर रहा है छोटे छोटे कामों के लिए, तो सीधी बात है वो देश का राष्ट्र अध्यक्ष है। ठीक है, उसके साथ उसके उस पद के साथ उसके साथ कई सारे जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व और दायित्व जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ उसको उसकी परिस्थिति वैसी है कि उसको आपको क्या देना पड़ेगा, वैसा व्यवहार करना पड़ेगा उसके साथ। तो लेकिन फिर भी इसका प्रावधान ये है किसमें, फिर भी अनुच्छेद 14 का पहला प्रावधान जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। सभी लोगों को एक समान समझता है कि विधि की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। ठीक है ना, किसी पद प्रतिष्ठा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता में अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए एक ही समान विधि का प्रयोग किया जाता है। वे लोग जो अलग से अधिकार रखते हैं या जो राज्य का हिस्सा है, अधिकारी लोग हैं, और समान आम नागरिक, सिविल सोसाइटी के साथ एक जैसा प्रयोग किया जाएगा प्रावधान। ठीक है ना, अब विधि के समक्ष समानता, समानता का एक व्यापक भाग है जिसके विशिष्ट भाग अनुच्छेद 15 और 16 है। ठीक है ना, तो विधि के समक्ष समानता, समानता का एक व्यापक भाग है जिसमें विशिष्ट भाग क्या है उसके, अनुच्छेद 15 और 16। तो अनुच्छेद 15 क्या करता है, 5 आधारों पर विभेद के लिए मना करता है राज्य को, और अनुच्छेद 16 क्या करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है। तो दोनों ही क्या करते हैं, इस तरह के विभेदों को खत्म करने की बात करते हैं। विभेद के समक्ष, विधि के समक्ष समानता की संकल्पना मूलतः अपने आप में कैसा, एक ब्रिटिश अवधारणा। ये कहां से ली हम लोगों ने कि सभी लोग विधि के समक्ष एक समान है, ये कॉन्सेप्ट कहां से प्रेरित है हम लोगों का, ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। विधि के समान संरक्षण का आशय, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है ना, लॉ को इक्वली कब प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यह समानता का सकारात्मक अर्थ है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता क्या था, नकारात्मक था, संकीर्ण था, संकुचित था, लेकिन ये क्या है, यह समानता का सकारात्मक अर्थ है। अब विधि के समान संरक्षण की संकल्पना मूलतः अमेरिकी संविधान से ली गई है। किससे ली गई है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। विधि के समान संरक्षण की संकल्पना मूलतः अमेरिकी संविधान से ली गई है। अब विधि के समान संरक्षण का आशय क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करने से है। सभी लोगों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ही हम सभी लोग अलग अलग, स्त्री पुरुष ही अलग है, बाकी तमाम विभेद जो हैं, विषमताएं वो तो हैं ही, लेकिन स्त्री पुरुष ही अलग है। ठीक है, तो एक जैसा ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं किया सकता। ठीक है, तो विधि के समान संरक्षण का आशय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार से है, परंतु यह अलग अलग व्यवहार या विभेद तर्क संगत होना चाहिए। ठीक है ना, अतार्किक या मनमाना नहीं। ठीक है, कैसा, अतार्किक या मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क संगत होना चाहिए, जहां लगे कि हाँ ठीक है ये लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है या लॉजिकल है। ठीक है, जिससे समानताएं स्थापित होंगी, किसी तरह की और विषमताएं नहीं उपजेंगी। आगे देखते हैं। अब विभेद या वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। ठीक है ना, उसके पीछे भी कई सारे भौगोलिक आधार हो सकते हैं, उसके समय के आधार पर।
ठीक है ना, व्यापार, व्यवसाय, आजीविका, प्रकृति के अंतर के आधार पर। चलो अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 किस बात का जिक्र करता है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या करता है अनुच्छेद 15 के अंदर, कि राज्य किसी नागरिक के साथ किन किन आधारों पर, केवल यहां पर केवल शब्द पर गौर करना है। जैसे ही केवल शब्द पर हम गौर करेंगे, कहने का तात्पर्य है जो आधार, जो बेस मेंशन्ड हैं, जो आधार वर्णित हैं, इनके अलावा अगर कोई चीज होगी तो उस पर विभेद किया जा सकता है। क्या विभेद किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से आधार पर नहीं किया सकता, धर्म, ठीक है ना, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य, या तो इनमें से कोई एक आधार या इन तमाम आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकेगा, इसके अलावा किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर इन स्थानों पर अब हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे कई सारे की विभेद होते हैं। इन स्थानों पर किसी नागरिक पर कोई अयोग्यता, प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 15 इन तमाम चीजों को रोकता है, क्योंकि इस तरह के भेदभाव विभेद हमारे यहाँ किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। ठीक है ना। पहला, दुकानों की पहुंच तक, भाई दुकानें होती है सभी लोगों की आवश्यकता के लिए होती है। ठीक है, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, ठीक है, आप सभी लोग देखने सभी लोग आते हैं। क्या किसी की जाति धर्म आधार पर, किसी का रंग रूप या आर्थिक स्थिति देखकर वहां पर एंट्री दी जाती है? नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कानूनों का उल्लंघन है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। होटल्स, ठीक है ना, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, ठीक है, सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें किस लिए, सभी लोगों की आवश्यकता, मनोरंजन और उत्थान के लिए, ठीक है। और क्या, और कौन से आधार है, और भी आधार है जो समाज में ऐसे स्थान है जहां पर भेदभाव किया था जात पात के आधार पर लोगों के साथ। तो कुएं, ठीक है, पानी सभी के लिए आवश्यक होता है। तालाब, स्नान घाट, सड़क सार्वजनिक होती है अथवा सार्वजनिक पर्यटन, लेकिन कंडीशन डाली सार्वजनिक के स्थान पर, जो पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य के वित्त से संचालित है अथवा सामान्य लोगों के प्रवेश के लिए। अब किसी के घर, किसी के आंगन में खुद का व्यक्तिगत कुआं बना हुआ है, ठीक है, खुद की घर के अंदर ही बड़ा सा बंगला है, हवेली टाइप बनी है, सड़क बनी है, आप वहां ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भी वो राज्य द्वारा पोषित या संरक्षित होना चाहिए, या वो सार्वजनिक डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। वहां आप ऐसा किसी तरह का किसी जातिगत आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते अगर वो सार्वजनिक है या किसी व्यक्ति का निजी हिस्सा नहीं है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 15 का क्या, इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक समानता स्थापित करना, क्योंकि ये तमाम जो चीजें होती है विषमता उपजती कहां पर, समाज के अंदर। इसके अपवाद देखते हैं, हम एक एक दो आर्टिकल हर दिन कवर करेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे। अनुच्छेद 15, कुछ आर्टिकलों में बहुत छोटे प्रोविजन है तो उस दिन 3 से 4 आर्टिकल भी खत्म हो सकते हैं। अनुच्छेद 15 के अपवाद, अब इसके एक्सेप्शन से कुछ, ठीक है ना। यदि राज्य द्वारा महिलाओं या बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं तब वह समानता का उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है। अब एक तरफ तो क्या कहा कि राज्य ने अभी ये कहा कि भाई फलाना फलाना आधार पर, इन 5 आधारों पर कैसा विभेद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि यदि राज्य द्वारा महिलाओं या बच्चों, अब महिला और बच्चे कैसे होते हैं, ये सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, इनका शोषण हो सकता है, ठीक है, इनके साथ गलत व्यवहार या इनको संरक्षण प्राप्त हो या वंचित रह सकते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन होते हैं सोसाइटी के। महिलाओं या बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं तब वह समानता का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं माना जाएगा कि ये अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, इसलिए अपवाद भी है, ठीक है ना, ये भी राज्य कर सकता है। 15(3) के अंदर से प्रावधान है। फिर अब वे लोग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड सेक्शंस या क्लासेस, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कोई उपाय किया जा सकता है। ये किस में जिक्र है, अनुच्छेद 15(4), ये क्या था 15(3), ये भी इसका क्या है, अपवाद है। कहने का अर्थ इस तरह के जो विभेद जो किए जा रहे हैं ये भी समानता स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए इन विभेदों को क्या कहा जाएगा, तर्क संगत, ठीक है ना। इनके पीछे तर्क है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सिर्फ समानता स्थापित करते हम लोग रह जाएंगे, और ये जो सेक्शंस हैं जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड हैं, ठीक है ना, और
प्रताड़ित हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं, वो और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो सकते हैं और समग्र विकास हमारा और हम लोग भी रह सकते हैं फिर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों का अभिप्राय, क्या अर्थ होगा? सोशली एंड एजुकेशनली पिछड़े वर्गों का अभिप्राय। आखिर होंगे कौन ये लोग? संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आपका उत्तर आ जाए तो आप लोग ये जरूर मेंशन करिएगा। फिर संघ सरकार ने पहली बार पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 10 सदस्यीय काका कालेलकर आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जो कब किया गया था? 1953 में, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, ठीक है ना। और निम्नलिखित मानकों का उसमें प्रयोग किया जाएगा। कुछ मापदंड होंगे, कुछ मानक होंगे, पैरामीटर्स होंगे, ठीक है ना, उनका प्रयोग किया गया। क्या क्या होंगे वो पैरामीटर्स जिनके आधार पर कोई व्यक्ति पता चलेगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके क्या मानक होंगे, ठीक है ना। तो इनको काका कालेलकर साहब को यही दिया गया कार्य, और इन आयोगों का यही कार्य था कि ये आप उन पिछड़ेपन का आधार चेक करें, ठीक है ना। चलो तो ये देखते हैं कि परंपरागत जाति श्रेणीगत विभाजन में निम्न सामाजिक स्थिति में रहने वाले लोग, ठीक है ना, कि क्या आधार होंगे? तो कोई विशेष आधार नहीं होंगे। जिन लोगों को समाज में निम्न श्रेणी का माना जाता है वही लोग कैसे होंगे? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे। फिर जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त हो, ठीक है ना। सीधी बात है, सरकारी नौकरी वाले लोग कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर विधायिका ने विधि बना दी, ठीक है, सभी लोगों के लिए एक समान विधि बना दी, किंतु अगर उसके अनुपालन में कार्यपालिका में उस पर्टिकुलर वंचित सेक्शन या जाति या श्रेणी का कोई व्यक्ति अगर नहीं होगा, उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो क्या उसके उत्थान के लिए कुछ काम हो सकता है? क्या शायद नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए उनका क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी चेक किया जाएगा। फिर जिनका प्रतिनिधित्व व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में अपर्याप्त हो, उस देश के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, ये तमाम क्या होते हैं? ये आय के साधन होते हैं, ये उत्पादन के साधन होते हैं। अगर इस पर भी किसी वर्ग विशेष का ही अगर कब्जा होगा तो क्या इन वंचित वर्गों का उत्थान हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। इसलिए इन्हें सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने क्या किया गया है कि आप इनके पिछड़ेपन का आधार चेक करो, और जो ऐसे पिछड़े हुए लोग होंगे उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएंगे, और ऐसे जो प्रावधान होंगे ये तर्कसंगत माने जाएंगे, ये तर्कसंगत विभेद माने जाएंगे। दे वुड बी कॉल्ड एज रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और ये समानता के विरोधी नहीं माने जाएंगे। चलो फिर आया मंडल आयोग, ठीक है। मंडल आयोग 1779, ठीक है ना, जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया और बीपी मंडल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग की स्थापना, ठीक है। बीपी मंडल साहब, ठीक है ना। तो इसने क्या, कब आया था? जनता पार्टी सरकार लेकर आई थी। कब आया था? 1979 में लेकर आए थे, ठीक है। मंडल आयोग का गठन किया गया बीपी मंडल की अध्यक्षता में। इस सीरीज का नाम मंडल आयोग, अध्यक्ष के नाम पर ही आयोगों के नाम रखे जाते हैं। अध्यक्ष में 5 सदस्यीय आयोग की स्थापना हुई। आगे देखते हैं मंडल आयोग क्या काम दिया गया। आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप में, वही जो हम इतनी देर से जिक्र कर रहे थे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए 11 संकेतकों का प्रयोग किया। सभी 11 संकेत आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कुछ आधार क्या थे, कि जिनमें शैक्षणिक पिछड़ापन, कोई व्यक्ति एजुकेशनली पिछड़ा रह गया, ठीक है ना, वो पढ़ लिख नहीं पाया। फिर सामाजिक पिछड़ापन, समाज में निम्नतम स्तर पर रहा बेचारा, ठीक है, अपना जैसे तैसे अपना गुजारा भत्ता किया। आर्थिक पिछड़ापन से संबंधित मानक, तो मैंने वही कहा कि देश के आर्थिक संसाधनों पर, आय के साधन और उत्पादन के साधनों पर उसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है ना, वो इन सब चीजों से वंचित रह गया। फिर पिछड़ा वर्ग आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए क्या करेगा? एक आयोग की स्थापना करेगा, ठीक है। वर्ष 1993 में संसद ने पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण किया, ठीक है। कब? 1993 में जांच करेगा, और 1993 में संसद द्वारा इसका किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य: पिछड़ी जातियों की पहचान करना, ठीक है ना। जो पिछड़ा वर्ग होगा वो क्या करेगा? पिछड़ी जातियों की पहचान करेगा, पिछड़ी जातियों की सूचियों का निर्माण करेगा, ठीक है। अब भाई उनको मेंशन भी करना पड़ेगा ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सके। जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें सूची से बाहर करना,
और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए वर्णित संवैधानिक प्रावधानों के लागू होने की जांच करना, कहां किस स्तर तक लागू हो चुके हैं, ठीक है, और आरक्षण का लाभ मिल चुका उन्हें सूची से बाहर करना, ठीक है। चलो, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनुशंसा करना, रिकमेंडेशन, ठीक है ना, कि भाई साहब नई नई जातियां हैं, इन्हें जोड़ना है और इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है। पिछड़े वर्गों के लिए मलाई की परत, क्रीमी लेयर, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ओबीसी में आते हैं उन दो सट्टे, हमारे ओबीसी की दो श्रेणियां होती हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अच्छी स्थिति वाले लोग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और जिनकी स्थिति थोड़ी सी डाउन होती है, ठीक है, जिन्हें आरक्षण की भी आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है और उन्हें कुछ ना कुछ लाभ दिया जाता है। चलो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों की पहचान, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग घोषित करने के आधार क्या होंगे? आयोग ने इन 3 मापदंडों का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग मूलतः पिछड़ी जातियों के लोग हैं। भारत में वर्ग और जाति एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कहने का अर्थ ये कि उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग और पिछड़ी जाति लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। पिछड़ी जाति और पिछड़ा वर्ग अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो मूलतः जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है ना, इस सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग मूलतः पिछड़ी जातियों के लोग हैं और भारत में वर्ग और जाति एक दूसरे के पर्याय हैं। जो पिछड़ा वर्ग है वही पिछड़ी जातियां भी हैं। चलो, तो ये आपका मेंस क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के लिए, जिससे एक एनरिचमेंट प्रोग्राम है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो आप इसे जल्दी से जल्दी परचेस करें, GLCIS के ऑनलाइन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है ना, और उस पर पेड और अनपेड तमाम जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लें। उसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ठीक है ना, आपके यूनिट वाइज टेस्ट हैं, पार्ट वाइज टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है ना। तो आप GLCIS टॉप 50 इंस्टॉल करें और तमाम सुविधाओं का लाभ लें। थैंक यू।